Hello everyone, welcome back to GK Today. This is नुज़हात सना और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 8th और 9th ऑफ सितंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स. स्क्रीन पे आप कुछ कीवर्ड्स देख सकते हैं जिनके बारे में हम इस सेशन में बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल विल टॉक अबाउट विश्व शांति बुद्ध विहार, देन वी विल सी GSDP, पोषण ट्रैकर के बारे में बात करेंगे, क्यों इसको अवार्ड मिला है. कोनियक स्ट्राइक के बारे में देखेंगे किस वजह से ये न्यूज में आई है. फिर एक्साइज तरंग शक्ति की बात करेंगे और लास्ट में देखेंगे कि स्मार्ट सिटीज मिशन को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं. चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेशन. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द विश्व शांति बुद्धा विहार इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र के किस जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है. द करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, लतूर. ठीक है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पे इनॉग्रेट किया है विश्व शांति बुद्ध विहार को इन द उदगीर लतूर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे इन्होंने गौतम बुद्धा जी की स्टैचू को इंस्टॉल किया इनसाइड द विहारा और इस दौरान इन्होंने ट्रिब्यूट पे किया है टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनको फ्लावर्स ऑफर करके इनके स्टैचू पे. ठीक है, तो इस इवेंट में फीचर किया गया एक ट्रेडिशनल बुद्धा वर्शिप सेरेमनी. यहाँ पे गवर्नर CP राधाकृष्णन, चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे और कुछ और लीडर्स भी मौजूद थे इस इवेंट पे. और ये विहार एक रेप्लिका होगी बुद्धा विहार की, जो कि लाई करती है कलबुर्गी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका. ठीक है, तो ये फैला है 15 हेक्टेयर्स में और इसी के साथ इसका एक मेडिटेशन सेंटर भी बनाया गया है फॉर 1200 फॉलोअर्स और इसका मेन एंट्रेंस जो है वो इंस्पायर्ड है सांची स्तूपा के साथ. ठीक है, याद रखिएगा इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया विश्व शांति बुद्धा विहार को. कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में? योर आंसर इज लतूर डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, गौतम बुद्धा जी के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट्स अगर हम देखें तो कौन सी एंशिएंट इंडियन किंगडम को वो बिलोंग करते हैं, तो ये शाक्य मुनि कहलाते थे, शाक्य किंगडम को बिलोंग करते थे. ठीक है, ये क्वेश्चन स्टैटिक फैक्ट्स में कई बार पूछा गया है. इसके अलावा एंशिएंट हिस्ट्री के जहां पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां पे भी ये कई बार फ्रिक्वेंटली पूछा गया है. कौन सा ट्री था जिसके नीचे लॉर्ड बुद्धा को एनलाइटनमेंट अटेन हुआ था? सो दैट इज द बोधि ट्री. ओके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करें तो कौन सी कम्युनिटी को वो बिलोंग करते थे? तो वो माहर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे. और जिस सांची स्तूपा की यहाँ पे बात हो रही है, कौन से एक इंपॉर्टेंट एम्परर हैं जिन्होंने कमीशन किया था द कंस्ट्रक्शन ऑफ सांची स्तूपा? सो दिस इज वेरी फेमस एम्परर अशोका. कौन से इंडियन स्टेट में सांची स्तूपा लोकेटेड है? तो ऑब्वियसली इट लाइज इन मध्य प्रदेश. फाइन. फिर अगर हम बात करें कलबुर्गी कर्नाटका की, जहाँ पे ऑलरेडी ऐसा एक रेप्लिका क्रिएट किया गया है, तो कौन सी एक रिवर है जो फ्लो होती है नियर द सिटी ऑफ कलबुर्गी? सो दैट इज द भीमा रिवर. और कौन सी एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है जिन्होंने पहले कलबुर्गी को अपना कैपिटल बनाया हुआ था? सो दैट इज द बहमानी सल्तनत. ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जो हम लोग साइड में देखते हैं वो किस लिए है? फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज. और इसके अलावा ये स्टैटिक फैक्ट्स हैं, तो अगर आपके एग्जाम में स्टैटिक फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए. और वैसे भी इन जनरल किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड जो उसके इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which states have recorded the highest growth in real gross state domestic product in financial year 24? वित्त वर्ष 2024 में किन राज्यों ने वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड राजस्थान. ठीक है, ये 3 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने हाईएस्ट ग्रोथ रिकॉर्ड किया है इन द रियल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फाइनेंशियल ईयर 24 में अमंग द 10 लार्जेस्ट स्टेट्स. ठीक है, तेलंगाना जो कि 9th लार्जेस्ट स्टेट है वो ग्रो हुआ है बाय 9.2%. इसी के साथ इसकी वर्थ पहुंच गई है 7.9 लाख करोड़ रुपीस के ऊपर और इसी के साथ तेलंगाना ने सरपास कर दिया है नेशनल GDP ग्रोथ को जो कि है 8.2%. ठीक है, तमिलनाडु की बात करें तो ये 3rd लार्जेस्ट स्टेट माना जाता है और यहाँ पे ग्रोथ देखा गया 8.2% का, जिसके बाद इनकी वैल्यू पहुंच गई है 15.7 लाख करोड़ रुपीस के पास. और राजस्थान की अगर हम यहाँ पे बात करें जो कि 7th लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का, ये ग्रो हुआ है बाय 8%. ठीक है, तो GSDP बेसिकली क्या होता है? ये मेजर करता है किसी भी सोसाइटी या स्टेट में कितने वैल्यू है ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि प्रोड्यूस हो रही हैं विद इन द स्टेट्स बाउंड्रीज इन 1 ईयर. इससे आप GSDP को मेजर कर सकते हैं. अगर आपके एग्जाम में इकोनॉमिक्स आता है तो आपने ये टर्म डेफिनेटली पढ़ा होगा.
और जीएसडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टेट की इकोनॉमिक ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए विथ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे तेलंगाना, तमिलनाडु और राजस्थान, ये 3 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने रिकॉर्ड किया है हाईएस्ट ग्रोथ इन द रियल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन फाइनेंशियल ईयर 24, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या फॉर्मूला है टू कैलकुलेट जीएसडीपी यूजिंग द इनकम अप्रोच, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं सम ऑफ वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट करके, ठीक है। फिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो टिपिकली पब्लिश करती है डेटा को ऑन जीएसडीपी इन इंडिया, सो दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, फाइन। जीएसडीपी जीडीपी से किस तरह से अलग है, तो जीएसडीपी में मेजर होते हैं स्टेट लेवल की इकोनॉमिक एक्टिविटी, जबकि जीडीपी नेशनल लेवल पे होता है और इसमें आप मेजर करते हैं नेशनल इकोनॉमिक आउटपुट को, फाइन। यहाँ पे क्योंकि तेलंगाना की बात हुई है तो तेलंगाना एक सेपरेट स्टेट कब बना था, आंसर है 2014। और कौन सी एक रिवर है जो फ्लो होती है थ्रू तेलंगाना प्रोवाइडिंग मेजर वाटर रिसोर्सेज, सो दैट इज द गोदावरी, ओके। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बहुत फेमस और इसका नाम है महाबलीपुरम। राजस्थान की बात करेंगे तो यहाँ का स्टेट एनिमल क्या है, तो ऑब्वियसली कैमल। कौन सा एक फेमस डेजर्ट है जो कि लोकेटेड है राजस्थान में, इट इज द थार डेजर्ट। और राजस्थान की कौन सी सिटी है जिसको आप पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, सो दैट इज जयपुर सिटी, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली वन द नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2024 फॉर पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव। हाल ही में किस मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीत लिया है? द करेक्ट आंसर हियर इज बी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने जीत लिया नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस, किस लिए, अपने पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव के लिए। पोषण ट्रैकर मॉनिटर करता है कि चिल्ड्रन जो कि 0 to 6 ईयर्स के बीच में लाई करते हैं उनकी ग्रोथ कितनी हो रही है यूजिंग द रियल टाइम डेटा, एंड WHO ग्रोथ चार्ट्स को यूज किया जाता है टू एंश्योर द प्रॉपर न्यूट्रिशन अमंग देम, ठीक है। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स यहाँ पे एग्जामिन करते हैं बच्चों की हेल्थ को और इंटरवीन करते हैं जब ग्रोथ इशू अराइज होता है। एडवांस्ड ICT टूल्स और ग्रोथ मेजरिंग डिवाइसेस को यूज किया जाता है आंगनवाड़ी सेंटर्स में फॉर एक्यूरेट मॉनिटरिंग। यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है ये इंप्रूव करता है चाइल्ड हेल्थ आउटकम्स और कवर करता है बहुत सारे लोगों को अंडर मिशन पोषण 2.0। साथ ही ये कुछ सर्विसेज को मैनेज करते हैं फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, मदर्स एंड चिल्ड्रन, जहाँ पे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स के रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटाइज किया गया है, ठीक है। सिंपली आपको याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने हाल ही में जीत लिया है नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2024 फॉर पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव। कौन से साल में पोषण 2.0 मिशन को लॉन्च किया गया था? इसको 2021 में लॉन्च किया गया था। ये बेसिकली अपग्रेडेड वर्जन था पोषण अभियान का, ठीक है। पर्पस क्या है? मेल न्यूट्रिशन को टैकल करना अमंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। फोकस है बेटर सर्विस डिलीवरी और डेटा इंटीग्रेशन, ठीक है। कौन से इंडियन प्रोग्राम के तहत आंगनवाड़ी वर्कर्स प्राइमरीली फंक्शन करते हैं? सो दिस इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ओके। इसको लॉन्च किया गया था 1975 में। पर्पस था जो भी चाइल्ड हंगर है और मेल न्यूट्रिशन है इंडिया के अंदर उसको टैकल करना या कॉम्बैट करना, ओके। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स का प्राइमरी रोल क्या हो गया? इनका बेसिक पर्पस है टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर एंड मेल न्यूट्रिशन। प्राइमरी एनुअल रिपोर्ट जो WHO रिलीज करता है जिसमें कि ग्लोबल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स एग्जामिन होते हैं, उसका नाम क्या है? इसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, फाइन। WHO की बात हो रही है तो कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स लाई करता है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और WHO कब स्टैब्लिश हुआ था? 1948 में। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, कोनियाक्स who were in the news recently are the largest tribes of which Indian state? हाल ही में चर्चा में रहे कोनियाक किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति हैं? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, नागालैंड, ठीक है। किस वजह से न्यूज में आए हैं? क्योंकि इन्होंने रिक्वेस्ट किया है नागालैंड गवर्नमेंट को कि एक बाउंड्री सेट होनी चाहिए बिटवीन द मॉन डिस्ट्रिक्ट इन नागालैंड और कैराडियो डिस्ट्रिक्ट इन असम ऑन द गूगल मैप्स, ठीक है। ये इनकी रिक्वेस्ट थी, इसी वजह से ये न्यूज में आ गए हैं। कोनियक्स बेसिकली मॉन डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं नागालैंड के, और साथ ही अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कि तिराप और चांगलांग, वहां पे ये मौजूद हैं। और जो टर्म है कोन्याक, इसका मतलब होता है इंग्लिश में मैन विथ ब्लैक हेयर, ठीक है। और ये डिवाइडेड हैं फर्दर 2 ग्रुप्स में। फर्स्ट है इसमें थेंडू, टैटूड फेस, और दूसरे हैं थेंथो, व्हाइट फेस, ठीक है। तो कोन्याक्स जो है ये मोनोगोल्ड ओरिजिन को बिलोंग करते हैं और इसमें 95% लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। ये कोन्याक लैंग्वेज बोलते हैं जो कि है फ्रॉम द सिनो तिब्बतन फैमिली, और ये डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस ओलुंग मोन्यू फेस्टिवल, देन देयर इज लाउन ओंगमो फेस्टिवल एटसेट्रा। और ये फायर आर्म्स में बहुत एक्सीलेंट होते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स इनके बहुत अच्छे होते हैं। साथ ही
इनकी जो सोसाइटी है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, ठीक है। तो कॉन्याक्स यहाँ पे चर्चे में थे और ये लार्जेस्ट ट्राइब्स हैं नागालैंड स्टेट की। न्यूज में क्यों आए हैं? क्योंकि इन्होंने रिक्वेस्ट की है नागालैंड गवर्नमेंट को कि जो बाउंड्री लाइन एरर है गूगल मैप्स में उनको फिक्स किया जाए बिटवीन द मोन डिस्ट्रिक्ट एंड द कैरिडियो डिस्ट्रिक्ट इन असम, ठीक है। यहाँ पे सिनो तिब्बतन लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो मोस्ट स्पोकन सिनो तिब्बतन लैंग्वेज कौन सी है? इट इज द मैंडेरिन चाइनीज, ओके। नागालैंड की यहाँ पे बात करें तो नागालैंड की कैपिटल सिटी कौन सी है? इट इज द कोहिमा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल मनाया जाता है यहाँ के कल्चर एंड ट्रेडिशन से रिलेटेड है नागालैंड में, और ये फेस्टिवल कौन सा है? इट इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है। इसके अलावा क्रिश्चियनिटी रिलीजन की बात करें तो कौन सा स्टेट है इंडिया का जहाँ पे सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस मौजूद हैं? सो दैट इज द नागालैंड स्टेट, फाइन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वॉज द सेकेंड फेज ऑफ एक्सरसाइज तरंग शक्ति 24 हेल्ड? हाल ही में अभ्यास तरंग शक्ति 24 का दूसरा चरण कहाँ पर आयोजित किया गया? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, जोधपुर सिटी, ठीक है। ये सेकेंड फेज था एक्सरसाइज तरंग शक्ति का और ये कंडक्ट हुआ है एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में। इसमें इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन मौजूद था। फॉर एग्जाम्पल इसमें ऑस्ट्रेलिया कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने यहाँ पे कंट्रीब्यूट करे हैं अपने 3 EA 18J ग्राउलर्स और 120 पर्सनल, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हुआ है 30th of August से लेके 13th of September तक, यानी कि अभी भी ये एक्सरसाइज चल रही है। पर्पज यहाँ पे क्या है? रीजनल सिक्योरिटी को इनहेंस करना और कॉपरेशन को बढ़ाना। कुछ और पार्टिसिपेटिंग नेशंस इसमें कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल ग्रीस, श्रीलंका, UAE, जापान, सिंगापुर एंड द US। इस इवेंट में हाईलाइट किया गया कि जोधपुर की क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है एज अ की लोकेशन फॉर मिलिट्री कॉपरेशन, ठीक है। तो सेकेंड फेज एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 का कंडक्ट हुआ है जोधपुर राजस्थान में, फाइन। जो ऑस्ट्रेलिया ने अपने यहाँ पे EA 18G ग्राउलर दिया है पार्टिसिपेट करने के लिए, इसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस के लिए यूज होता है। कौन सी कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है इन ग्राउलर्स को? वेरी फेमस बोइंग कंपनी। और कौन सी ब्रांच है US मिलिट्री की जो प्राइमरीली यूज करती है इन ग्राउलर्स को? तो दैट इज द US नेवी, ओके। रीजनल सिक्योरिटी कॉपरेशन की बात करें तो कौन सी साउथ ईस्ट एशियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करती है फॉर रीजनल सिक्योरिटी कॉपरेशन? इट इज द एशियान, राइट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और इसको फाउंड किया गया था 1967 में। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है 5 पावर डिफेंस अरेंजमेंट का? सो प्राइमरी पर्पज इज रीजनल डिफेंस कॉपरेशन, ओके। यहाँ पे इसका पर्पज है रीजनल सिक्योरिटी को इनहेंस करना, डिफेंस कॉपरेशन को मजबूत करना। कौन से 5 नेशंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं? सो दैट आर मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड UK, ठीक है। तो ये एड्रेस करते हैं एक्सटर्नल थ्रेट्स को कलेक्टिव तरीके से। कौन से साल में सार्क को फाउंड किया गया था? सो दैट इज द ईयर 1985। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, ठीक है। इसको फाउंड किया गया था 1985 में और इसका पर्पस क्या है? यहाँ पे रीजनल कॉपरेशन को प्रमोट करना, डेवलपमेंट को बढ़ाना, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर्स लाई करता है काठमांडू, नेपाल में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country recently signed a memorandum of understanding with India to enhance the bilateral cooperation in public sector auditing? हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक क्षेत्र की लेखा परीक्षा में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? This country is UAE। तो इंडिया के जो कैग हैं उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया है UAE के अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी के साथ, जिससे कि इन दोनों कंट्रीज के बीच का जो कोलैबोरेशन है वो इनहैंस हो जाए इन द पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग, ठीक है। तो इंडिया के कैग कौन है? ये हैं GC मुर्मू। इन्होंने एम्फेसाइज किया कि इंडिया और UAE के बीच में कितने स्ट्रॉन्ग टाइज हैं और क्या शेयर्ड वैल्यूज हैं। साथ ही इस MOU से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी फॉर लर्निंग एंड कॉपरेशन। ये पार्टनरशिप फोकस करेगी ऑन नॉलेज एक्सचेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग और बेस्ट प्रैक्टिसेस इससे शेयर होंगी इन पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग, ठीक है। तो UAE के अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी प्रेसिडेंट फिलहाल हैं हुमैद उबैदा खलीफा। यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट किया कि इस MOU का क्या रोल है गवर्नेंस को इंप्रूव करने में और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने में इन बोथ द नेशंस। इस एग्रीमेंट के थ्रू स्ट्रेंथन होगा हमारा ऑडिट कॉपरेशन, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी प्रमोट होगी और एफिशिएंसी बढ़ेगी इन द गवर्नमेंट ऑपरेशन, ठीक है। तो हाल ही में UAE कंट्री ने ये MOU साइन किया है इंडिया के साथ टू एनहांस द बायलैटरल कॉपरेशन इन पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग, ओके। कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील करता है विद द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? तो आर्टिकल नंबर 148 में ये बात लिखी हुई है, ठीक है। फिर कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि स्टैंडर्ड सेट किया है फॉर पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग? दिस इज
और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, इसको फाउंड किया गया था 1953 में, और इसमें सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं फ्रॉम अक्रॉस 196 कंट्रीज। ये बेसिकली ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाता है और गुड गवर्नेंस के फेवर में वर्क करता है। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग का? बेसिक पर्पज इज टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। फाइन। कौन सा कमीशन है इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टिगेट करता है करप्शन को अमंग पब्लिक सर्वेंट्स? दिस इज द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who became the first Indian archer to win gold medal at the 2024 पेरिस पैरालंपिक्स? 2024 के पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन बने हैं? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, हरविंदर सिंह। ठीक है, इन्होंने हाल ही में इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है इन द मेंस इंडिविजुअल रिकर्व आर्चरी एट द पेरिस पैरालंपिक्स 2024। ठीक है, और इसी के साथ ये इंडिया का 22nd नंबर का मेडल है इस इवेंट में। इन्होंने हराया है किसको? पोलैंड के ल्यूकस सिजेक को इन द फाइनल्स, और इनका ये जो अचीवमेंट है ये इंडिया की सक्सेस को और बढ़ाता है पैरालंपिक स्पोर्ट्स में, और ये हाईलाइट करता है इंडिया का इंक्रीजिंग प्रेजेंस एंड डोमिनेंस इन द पैरालंपिक स्पोर्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इंडियन आर्चर जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 2024 पेरिस पैरालंपिक्स में ये हैं मिस्टर हरविंदर सिंह। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state government recently approved 33% reservation to women in the police force and 5% additional allowance to the pensioners? हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण और पेंशन भोगियों को 5% अतिरिक्त भत्ता देने की मंजूरी दे दी है? करेक्ट आंसर हियर इज द ऑप्शन राजस्थान। राजस्थान गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि 33% रिजर्वेशन रहेगा वुमेन के लिए इन द पुलिस फोर्स, साथ ही 5% का एडिशनल अलाउंस होगा पेंशनर्स के लिए जो कि 70 to 75 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में लाई करते हैं। ठीक है, अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं टू द राजस्थान पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज रूल 1989, और जो 67 और 87 रूल है राजस्थान सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स का, उनको अमेंड किया गया है अंडर द सेंट्रल पेंशन रूल। तो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, उनको परमानेंट तरीके से ऐड किया जाएगा आपसे टू द पेंशन पेमेंट ऑर्डर PPO, और ग्रेट्युटी एंड डेथ ग्रेट्युटी फॉर स्टेट एम्प्लॉयज को भी इंक्रीज कर दिया गया है फ्रॉम 20 लाख रुपीज टू 25 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव है राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट का। इन्होंने अब से अपने पुलिस फोर्स में 33% यानी कि 1/3 सीट्स रिजर्व कर दी हैं वुमेन के लिए, और 5% का एडिशनल अलाउंस अनाउंस किया है पेंशनर्स के लिए। ठीक है, राजस्थान पुलिस की बात करें तो हेडक्वार्टर्स कहाँ लाई करता है राजस्थान पुलिस का? इनका हेडक्वार्टर्स है जयपुर में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मार्ट सिटीज मिशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? हाल ही में खबरों में रहा स्मार्ट सिटीज मिशन किस मंत्रालय की पहल है? करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इन्होंने हाल ही में अनाउंस किया है कि जो इनके स्मार्ट सिटीज मिशन प्रोजेक्ट्स थे उसका 90% कंप्लीट हो चुका है, यानी कि इनके 90% प्रोजेक्ट्स अब फुलफिल हो गए हैं, और जो रिमेनिंग 10% हैं वो इस वजह से डिले हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सम लीगल इश्यूज, डिपार्टमेंट क्लियरेंसेस, लैंड एक्विजिशन एंड कंस्ट्रक्शन इन हिली एरियाज एज वेल एज रिसोर्स इन अवेलेबिलिटी इन द स्मॉलर सिटीज। ठीक है, तो 100 स्मार्ट सिटीज में से 17 सिटीज जो हैं उन्होंने अपना सभी प्रोजेक्ट फिनिश कर दिया। 34 सिटीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने 90% से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन की बात करें तो इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। पर्पस क्या था? सिटीज को डेवलप करना विद गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट तैयार करना और एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करना। ठीक है, याद रखिएगा ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जहां पे 100 सिटीज को सेलेक्ट किया गया थ्रू अ 2-stage कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो स्मार्ट सिटीज मिशन एक इनिशिएटिव है किस मिनिस्ट्री का? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। ओके, स्मार्ट सिटीज मिशन के बारे में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? सबसे पहले ये मिशन कब लॉन्च हुआ था? 2015 में। कितने सिटीज को सेलेक्ट किया गया था अंडर दिस मिशन? तो टोटल 100 सिटीज को सेलेक्ट किया गया था। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री देखती है इस मिशन को? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सस्टेनेबल इन्वायरमेंट की बात करें तो कौन सा एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसका पर्पज है ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करना टू बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल? सो दिस इज द पेरिस एग्रीमेंट। ओके, और पेरिस एग्रीमेंट जो है इसको अडॉप्ट किया गया था 2015 में। ओके, कौन सी कंट्री है जो जनरेट करती है लगभग 100% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक हाइड्रो पावर, विंड एंड जियोथर्मल एनर्जी? तो ये कंट्री है आइसलैंड। ओके, मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन। रिसेंटली वेयर वॉज द फर्स्ट ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हेड? हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, लखनऊ। ठीक है,
तो फर्स्ट ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई है और इसके लिए थीम रखी गई थी सशक्त एंड सुरक्षित भारत, ट्रांसफॉर्मिंग द आर्म्ड फोर्सेज। यहाँ पे फोकस था इंडिया की मिलिट्री को प्रिपेयर करना फॉर द चेंजिंग ऑपरेशनल एनवायरमेंट। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ने लीड किया था इस इवेंट को। जनरल चौहान ने रिव्यू किया सिक्योरिटी सिचुएशन को और यहाँ पे इन्होंने इस बात पे फोकस किया कि क्या इंपॉर्टेंस है ज्वाइंटनेस की और फ्यूचर इंटीग्रेशन की फॉर मॉडर्न वॉरफेयर। ठीक है, तो वेन्यू में बस याद रखिएगा क्योंकि ये पहली ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है और कहाँ पे ये कंडक्ट हुई है, तो बी ऑप्शन लखनऊ यूपी में। ठीक है, ये जो पोजीशन होती है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, इस पोजीशन को कब एस्टैब्लिश किया गया था? 2019 में। बहुत रिसेंटली इस पोजीशन को ऑफिशियली क्रिएट किया गया था। फर्स्ट पर्सन कौन थे जिन्होंने इस पोजीशन को होल्ड किया था इंडिया में? सो दिस इज जनरल बिपिन रावत। ठीक है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की? जो भी आर्म्ड फोर्सेज हैं हमारे, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, उनको कोऑर्डिनेट कराना आपस में और साथ ही ज्वाइंट स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट कराना और मिलिट्री रिफॉर्म्स को। ठीक है, एयरफोर्स डे हम कब मनाते हैं इंडिया के अंदर? 8 अक्टूबर को हम एयरफोर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हो गए हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स और अब हम चलेंगे यहाँ से अपने रिवीजन की तरफ, जहाँ पे ऑन डेली बेसिस हम लोग 3 टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं। आज के हमारे 3 टॉपिक्स कौन कौन से रहने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड करंट अफेयर्स की। सेकंड पोजीशन पे हम देखेंगे कुछ समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस को। थर्ड पे बात करेंगे कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की और लास्ट में मैं आपको फिर होमवर्क दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स की तरफ। अच्छा, एक चीज और, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैम आप रिपीटेड कैटेगरीज करा रही हैं, बहुत रिपीट हो रही हैं कैटेगरीज। तो देखिए हमारे पास इन टोटल 14 कैटेगरीज अवेलेबल हैं। ठीक है, और डेली हम लोग 3-3 कैटेगरीज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली चौथे दिन या 5वें दिन वो कैटेगरी रिपीट हो जाती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चंस हम लोग चौथे दिन भी करते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं अगर आप पहले वाले से कंपेयर करें तो यहाँ पे बस मोटिव है आपको अच्छे से पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना। ठीक है, यहाँ पे फालतू चीजों में आप अपना टाइम वेस्ट मत किया करिए। हमारा काम है आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना और हम वो कर रहे हैं और आप प्लीज इस कंटेंट का फायदा उठाइए जितना हो सके, अच्छे से अच्छे आउटपुट दीजिए अपने एग्जाम्स में, मॉक्स में। बस यही हमारी ख्वाहिश है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एनीवेज, सबसे पहले व्हाट इज माइक्रोसेफेली रिसेंटली सीन इन द न्यूज? ये क्या चीज है? ये एक तरह का कंडीशन है जहां पे जो न्यू बॉर्न बेबी का हेड होता है वो बहुत छोटा होता है देन नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, जिका वायरस डिजीज इज अ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज ट्रांसमिटेड बाय विच मॉस्किटो? जिका वायरस डिजीज किस मॉस्किटो से फैलता है? एडिस मॉस्किटो से। ठीक है, व्हाट आर कैप्रोनोज रिसेंटली सीन इन द न्यूज? ये क्या चीज है? ये ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स है। What was the primary objective of Cassini-Huygens mission recently seen in the news? इसका बेसिक पर्पस था जो सैटर्न प्लैनेट का मून और उसका एटमॉस्फेयर है उसको इन्वेस्टिगेट करना और इसको एग्जामिन करना। ठीक है, What is Quasar recently seen in the news? Quasar एक तरह के एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस है। वैक्सीन सेफ्टी नेट विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? VSN एक इनिशिएटिव है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। What is अमृत टेक्नोलॉजी दैट वॉज रिसेंटली मेकिंग न्यूज रिलेटेड टू? अमृत टेक्नोलॉजी के थ्रू रिमूव किया जाता है आर्सेनिक को और मेटल आयंस को फ्रॉम वाटर। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी है हमारी समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस की। इसमें कुछ वेन्यू देखते हैं। चलिए, रिसेंटली वेयर वॉज द एनुअल मीटिंग ऑफ द पैसिफिक आइलैंड्स फोरम हेल्ड? इसकी मीटिंग हाल ही में हुई है टोंगा कंट्री में और इसकी कैपिटल है नुकुआलोफा, जहां पे इस मीटिंग को कंडक्ट किया गया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अगर किसी को इस क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ना है तो ये क्वेश्चन हमने कुछ दिन पहले कवर किया है ऑलरेडी, आप लोग इसको देख सकते हैं पीछे लेक्चर्स में ढूंढ के। ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ द 8th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2024? इसके लिए थीम रखी गई थी जियो इकोनॉमिक चैलेंजेस इन एन एरा ऑफ फ्लक्स। रिसेंटली वेयर वॉज द 4th ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस बिटवीन इंडिया एंड ज़ाम्बिया हेल्ड? ये कंसल्टेशंस हुए थे ल्यूसाका में। ल्यूसाका बेसिकली ज़ाम्बिया की कैपिटल है। ठीक है, रिसेंटली वेयर वॉज द 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हेल्ड? ये कॉन्फ्रेंस हुई थी एंटिगुआ एंड बारबुडा में। क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी इन विच कंट्री इन जून 2024? करेक्ट आंसर इज सिंगापुर। रिसेंटली वेयर वॉज द इंडिया यूरोपियन यूनियन रीजनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? इंडिया यूरोपियन यूनियन की ये रीजनल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट हुई थी नई दिल्ली में। Recently, where was the 10th round of India-Japan consultations on disarmament, non-proliferation and experts control held? ये राउंड कहाँ पे हुआ था? आंसर है टोक्यो, जापान। ठीक है, थर्ड स्लाइड हमारी रहेगी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की। आइए कुछ कंट्रीज देखते हैं जो न्यूज में थी पिछले दिनों। रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द 99th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? हाल ही में स्पेन कंट्री बन गई है 99th मेंबर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए। इसका हेडक्वार्टर्स लाई करता है गुरुग्राम, हरियाणा में। Recently, where was the 19th CII India Africa Business Conclave inaugurated?
आंसर हो जाएगा यहाँ पे न्यू दिल्ली। हाउ दिस एन आर्म्ड रिलीजियस एंड पॉलिटिकल ग्रुप इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ये एक रिलीजियस और पॉलिटिकल ग्रुप है यमन में। Which country has recently assumed the chair of the Colombo process for the term 2024 to 2026? Correct answer is India. Recently, India signed the Security of Supplies Arrangement Agreement with which country? ये agreement हमने साइन किया है US के साथ। इसी के साथ इंडिया इसको साइन करने वाला 18th स्टेट बन चुका है, ठीक है, यानी कि 18th नेशन हो गया है। पीटर पेलेग्रिनी रिसेंटली बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये हाल ही में नए प्रेसिडेंट बने हैं स्लोवाकिया कंट्री के लिए। रिसेंटली विच कंट्री पास्ड अ न्यू एनवायरमेंटल लॉ अडॉप्टिंग यूरोपियन स्टैंडर्ड्स फॉर इंडस्ट्रीज। ये कंट्री है इजराइल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेशन कंप्लीट होता है। हमने आज के 10 करंट अफेयर्स देख लिए और इसके अलावा जो 3 स्लाइड्स हम करते हैं रिवीजन की वो भी हमारी कवर हो चुकी हैं। आई होप कि आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया सीख के जा रहे होंगे और आपने काफ़ी फायदा उठाया होगा इस सेशन से। और लास्ट में मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूँगी और ये क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे आर्ट एंड कल्चर से, ठीक है। तो यहाँ पे 7 क्वेश्चंस स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। इनके जो आंसर्स हैं वो आपको खुद सोचने हैं बिना गूगल किए और इनका आंसर फिर आपको कमेंट्स में लिखना होगा। जितने भी क्वेश्चंस इसमें से आपको आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में लिख सकते हैं। ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको सारे आते हैं तभी लिखने हैं। 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, जितना भी आता है आप कमेंट्स में बस जाके उसको मेंशन करिए, ठीक है। और अपने आपके साथ बस यहाँ पे ऑनेस्ट रहा करिए। आपको कहीं से भी चीट करने की जरूरत नहीं है। जो नहीं आता वो बेशक आप दूसरों के आंसर्स को देख के चेकआउट कर लीजिए और फर्दर फ्यूचर के लिए याद रख लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर कल हम मिलते हैं अब कल के करंट अफेयर्स के साथ। और कंक्लूड करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 MCQ सीरीज का हिस्सा हैं इन जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो आप में से कोई भी इनका अगर PDF फॉर्मेट चाहता है तो वो उस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन में, ठीक है। तो कल अब मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे। विद दिस मी नुज़हत सना साइनिंग ऑफ।